हेलो स्टूडेंट्स, आपने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में बहुत सारे टाइप्स के प्रॉब्लम्स करी। जो लॉज ऑफ मोशन चैप्टर है इसमें फोर्स की डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स करे आपने। अब इसमें हम लेने जा रहे हैं इम्पल्स। अब क्या है इम्पल्स? ऐसे तो इम्पल्स के लिए कोई पर्टिकुलर सिंबल नहीं है, लेकिन मैं इसको आई वेक्टर से डिनोट कर रहा हूँ, इम्पल्स। अब क्या होता है इम्पल्स? जब किसी बॉडी पर बहुत बड़ा फोर्स लगाते हैं बहुत कम समय के लिए, तो उस समय फोर्स और जो टाइम होते हैं फोर्स लगने का, इन दोनों के प्रोडक्ट को इम्पल्स का नाम मिला है। और इम्पल्स लगने से लीनियर मोमेंटम में एक मेजरेबल, एक फाइनाइट चेंज होते हैं। तो इम्पल्स की मदद से आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं किसी भी बॉडी का। आइए थोड़ा इसको डिफाइन कर लीजिए। व्हेन अ लार्ज फोर्स acts on a body for very short time duration to produce a finite change in linear momentum जिसको ओनली मोमेंटम भी कहते हैं, उसी को लीनियर मोमेंटम बोल रहे हैं। तो इन लीनियर मोमेंटम ऑफ द बॉडी then impulse imparted, मतलब कि गिवन। इम्पल्स इम्पार्टेड यानी इम्पल्स जो दिए जाते हैं टू द बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट of the force F vector and the time। इस टाइम को मैं T से डिनोट कर रहा हूं, टाइम ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। जितने समय के लिए फोर्स लगा उसको फोर्स लगने का टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स बोलते हैं। एंड द लार्ज फोर्स is called impulsive force। ये है बच्चों इम्पल्स। कहना लार्ज फोर्स, बड़ा फोर्स, एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर वेरी शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन, बहुत कम समय के लिए जब बड़ा फोर्स लगते हैं एक बॉडी पर, टू प्रोड्यूस अ फाइनाइट चेंज इन लीनियर मोमेंटम, जिससे कि एक निश्चित लीनियर मोमेंटम में चेंज होता है। ठीक है, एक मेजरेबल लीनियर मोमेंटम में चेंज क्रिएट करता है। देन इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉडी, जो इम्पल्स बॉडी को दिए गए हैं, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड द टाइम ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स। जो इम्पल्स है, दिस इम्पल्स इज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम ड्यूरेशन, यानी कि कितने समय तक फोर्स लगा, टाइम ड्यूरेशन
टाइम ड्यूरेशन मतलब टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आई इम्पल्स इक्वल टू फोर्स को हमने एफ लिख दिया है, और टाइम ड्यूरेशन ऑफ फोर्स, टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स जिसको हमने टी लिख दिया है, इनटू टाइम टी, इक्वेशन 1। अब आप यहां से फील कर सकते हैं जिस डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे उस डायरेक्शन में इम्पल्स होगा। अब जो यूनिट होंगे इम्पल्स के, जैसा कि देख रहे हैं फोर्स इनटू टाइम हो गया, एंड सो इसका यूनिट हो जाएगा एसआई यूनिट में। यदि हम सोचें तो न्यूटन सेकेंड हो जाएंगे, तो फिर इसके यूनिट को लिख लें हम लोग, इट्स यूनिट, इट्स यूनिट, इट्स एसआई यूनिट, चलिए एसआई भी लिख दें, इट्स एसआई यूनिट न्यूटन फोर्स की यूनिट, एंड टाइम की यूनिट सेकेंड, न्यूटन सेकेंड। अब बच्चों जैसा कि न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हैं, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हम लोग, रिजल्टेंट फोर्स, रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स F इक्वल टू dp बाई dt। dp क्या है? स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। dp इज ए स्मॉल चेंज इन लीनियर मोमेंटम। p से लीनियर मोमेंटम को हम लोग डिनोट किए हैं, डिफाइन किए हैं। p लीनियर मोमेंटम क्या होता है? m इंटू v। तब जैसा कि यहां से हम फील कर सकते हैं, फोर्स इनटू टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, ड्यूरेशन ऑफ फोर्स, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या मिलेगा? चेंज इन मोमेंटम मिलेंगे। एंड सो इम्पल्स, इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन लीनियर मोमेंटम। से तो ओनली मोमेंटम ही बोलते हैं, लीनियर मोमेंटम फिर भी मैं लिख रहा हूं जिससे कि आपकी नजर रहे। लीनियर मोमेंटम m इंटू v को समझेंगे हम, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी या पार्टिकल जो भी है। नाउ अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम ये निकालना आप जानते हैं, इसको मैं इक्वेशन 2 कर रहा हूं। एंड सो इम्पल्स निकालने के समय आपके पास में दो ऑप्शन है, एक तो फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन हो गया, लेकिन इससे बहुत ही कम निकलेगा इम्पल्स, क्योंकि फोर्स बहुत कम टाइम के लिए काम कर रहे हैं। एंड सो टाइम की मेजरमेंट जो है बहुत मुश्किल होता है इस कंडीशन में। एंड सो इम्पल्स निकालने के समय चेंज इन लीनियर मोमेंटम, इससे आप काम लेंगे। अब चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकालना है तो जैसा कि आप पढ़े हैं वेक्टर में, डिफरेंस ऑफ वेक्टर पढ़े हैं। यदि आपको कॉन्सेप्ट की जरूरत हो कभी भी तो आप जो है वेक्टर के लेक्चर देख सकते हैं। मैं इसके लिए बता देता हूं आपको, हैशटैग ठाकुर सर यूट्यूब पर जाइए, ये टाइप करिए हैशटैग ठाकुर सर, आपको वीडियो की आपको वेक्टर की पूरे प्लेलिस्ट मिल जाएंगे, सारे वीडियोस मिल जाएंगे। आप वहां से देख लीजिए अच्छी तरह से कि वेक्टर सब्ट्रैक्शन कैसे किए हैं। तो फिर अब हम निकाल रहे हैं चेंज इन लीनियर मोमेंटम, तो चेंज इन लीनियर मोमेंटम, मोमेंटम। अब इसको मैं डेल्टा p से डिनोट कर रहा हूं, डेल्टा p चेंज इन लीनियर मोमेंटम, दिस इज इक्वल टू p2 फाइनल मोमेंटम माइनस p1 इनिशियल मोमेंटम। अब जैसा कि बच्चों हमने आपको बताया है वेक्टर सब्ट्रैक्शन के समय, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के समय पहले इसको प्लस के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो p2 प्लस माइनस p1 लिख लिए। अब आप जो है इसको निकाल लीजिए वेक्टर मेथड से, तो मिल जाएंगे चेंज इन मोमेंटम। चेंज इन मोमेंटम मिल जाएंगे तो आपको इम्पल्स मिल जाएगा, साथ में डायरेक्शन दोनों वेक्टर का सेम होगा। जिस डायरेक्शन में इम्पल्स होगा उस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम होगा। फोर्स इनटू टाइम, इम्पल्स जिस डायरेक्शन में होंगे चेंज इन मोमेंटम भी उसी डायरेक्शन में होगा। एंड सो इम्पल्स की डायरेक्शन निकालना होगा, तो आप चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन निकाल लीजिएगा। चलिए बच्चों, ये था मैथमेटिकली इम्पल्स निकालना। अब थोड़ी सी इम्पल्स में हम एक प्रैक्टिकल बात भी करेंगे। जब आप क्रिकेट खेलते हैं तो वहां पर
बैटिंग के समय क्या करते हैं, जैसे ही बॉल आया क्विकली झटका से मारते हैं बॉल को। क्यों मारते हैं? जब आप कैच लेते हैं, जो ही हाथ को बॉल टच करने लगता है तो पीछे बढ़ा करके आप फोर्स लगने के टाइम को बढ़ा देते हैं। अब इससे क्या फायदा मिला, तो यहां से अब आप जरा गौर करेंगे। जो इम्पल्स है, फोर्स इनटू टाइम ड्यूरेशन ऑफ फोर्स, टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, इन दोनों में एक बहुत ही अच्छा रिश्ता है। वो क्या है, चलिए जरा इसको लिख लीजिए। इन इम्पल्स यानी कि फोर्स इनटू टाइम, ये जो इम्पल्स है, इन इम्पल्स इफ टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स यानी कि टी, हमने टी सपोज कर रखा है, कोई डेल्टा टी भी लिखते हैं, मैंने टी सपोज कर रखा है। इफ टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टी decreases then force on body increases। अब यही आप यूज करते हैं बैटिंग के समय। जब बॉल आया, जो ही बॉल आया तो झटके से मारते हैं बॉल को बैट से, तो क्या होता है, बहुत कम टाइम के लिए बॉल पर बैट फोर्स लगाता है। तो टाइम इंटरवल, टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इसको छोटा कर दिया आपने, टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को छोटा कर दिया आपने, तो फोर्स बड़ा हो जाता है। बड़ा फोर्स लग गया, बॉल दूर निकल गया। एंड सो टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को यदि कम करेंगे तो फोर्स बड़ा होता है। एंड इसका उल्टा, इफ टाइम ऑफ एक्शन, जिसको टाइम ड्यूरेशन भी कहते हैं लोग, टाइम इंटरवल भी बोलते हैं लोग, इफ टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स increases then force on body decreases। अब देखिए, अब ये काम सेकंड वाला जो कॉन्सेप्ट है आप कैच के समय लगाते हैं कि जब बॉल हाथ को टच करता है कैच लेने के समय, तो जो ही बॉल हाथ को टच करने लगता है हाथ को पीछे बढ़ा करके बॉल के रुकने के टाइम बढ़ाते हैं। मतलब क्या, जो हाथ बॉल पर अपोजिट फोर्स लगा के बॉल को रोकता है, इस टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, टाइम ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स को बढ़ा देते हैं आप। तो टाइम को बढ़ा देने से फोर्स कम हो जाता है, हमें चोट कम लगते हैं, और साथ में बॉल पर यदि उल्टा फोर्स कम लगेगा तो बॉल उछल के भागेगा भी नहीं, दोनों फायदा होता है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे गाड़ियों के नीचे में शॉक एब्जॉर्बर लगा होता है। क्यों, रफ रोड में जाते हैं तो क्या होता है, जब जर्क लगता है तो पहले शॉकर थोड़ा सा कंप्रेस होते हैं, ये फोर्स लगने के टाइम को बढ़ा देता है, तो कार पे फोर्स जर्क कम लगते हैं, गाड़ी पर जर्क कम लगते हैं। जैसे देखते हैं ग्लासवेयर, चनावेयर, जो सामान सब मंगाते हैं आप ऑनलाइन शॉपिंग में जो मंगाते हैं, वो सामान जो टूटने का खतरा होता है तो उस पर क्या देखते हैं, थर्मोकोल की रैपिंग कर दिए जाते हैं। ठीक है, क्यों कर दिए जाते हैं, तो थर्मोकोल की रैपिंग या स्ट्रॉ, घास फूस की भी रैपिंग कर दिए जाते हैं। क्यों कर दिए जाते हैं कि जब जर्क पड़ेगा तो पहले थोड़ा सा वो दबेगा, वो फोर्स लगने के टाइम को बढ़ा देगा, तो जो हमारे जो सामान है टूटने फूटने वाला, उस पर फोर्स कम हो जाएंगे, टाइम के बढ़ जाने से फोर्स कम हो जाएगा तो वो टूटेगा नहीं। इस तरह से बहुत हो एग्जाम्पल है, आप लोग पढ़िएगा डिफरेंट एग्जाम्पल्स और भी। चलिए नेक्स्ट अब हम आते हैं ग्राफिकली कैसे इम्पल्स निकालते हैं। इम्पल्स फ्रॉम फोर्स टाइम ग्राफ, फोर्स और टाइम के ग्राफ से, टाइम वर्सेस फोर्स का जो ग्राफ है उस ग्राफ से इम्पल्स कैसे निकालते हैं हम लोग। इम्पल्स इक्वल टू एरिया इनक्लोज्ड
by the graph with time axis, जिस एक्सिस पे टाइम होगा उसको मैंने बोल दिया है विथ टाइम एक्सिस। एरिया इनक्लोज, घिरा हुआ एरिया, बाय द ग्राफ विथ टाइम एक्सिस इन गिवन टाइम इंटरवल, इन गिवन टाइम ड्यूरेशन, या इंटरवल बोलिए, ड्यूरेशन ही मैं बोल देता हूँ, इन गिवन टाइम ड्यूरेशन, इन गिवन टाइम इंटरवल, जो भी बोला जाए, जितने टाइम में कहेगा कि निकालो इम्पल्स, वो टाइम आप देख लेंगे, उतने टाइम में हमें एरिया इनक्लोज करना होगा। अब जो एरिया इनक्लोज करेंगे हम, तो कैसे इनक्लोज करेंगे, आइए एक एग्जाम्पल से हम इसको समझ लेते हैं, कैसे एरिया इनक्लोज करना है। एक एग्जाम्पल ले लें, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। दिया हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पे टाइम लिया सेकंड में, टाइम टी इज इन सेकंड। वर्टिकल लाइन पे, खड़ी लाइन पे लिया हमने फोर्स, फोर्स का यूनिट ले रहे हैं न्यूटन। नाउ न्यूमेरिकल वैल्यू डाल रहे हैं 2 4 इक्वल इंटरवल पर 6 8, सिमिलरली इधर न्यूमेरिकल वैल्यू डालते हैं 10 20 30 40 एंड सो ऑन। अब ग्राफ कैसा भी हो, मेथड एक ही होते हैं ग्राफ के लिए। चलिए मैं ले रहा हूं पैरेलल टू टाइम एक्सिस ग्राफ, ये हमें दे दिया गया गिवन ग्राफ, ये हमें दे दिया गया गिवन ग्राफ, ये फोर्स और टाइम का ग्राफ हमें दे दिया। जैसा भी ग्राफ दे, ठीक है, किसी भी तरह का ग्राफ दे, प्रोसेस जो मैंने बोला है वही प्रोसेस हर जगह लगाना है। अब इसमें क्वेश्चन लेते हैं हम, इम्पल्स इन टाइम फ्रॉम 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड, ये हमें चाहिए, ये हमारा क्वेश्चन हो गया, हमें चाहिए इम्पल्स इन टाइम फ्रॉम 2 सेकेंड टू 6 सेकेंड। इस तरह से टाइम प्रॉब्लम बोलेगा, आपको हमेशा बोलेगा। तो फिर इनिशियल टाइम पर परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पर ड्रॉ करिए और इसको ग्राफ में ऐसे टच कर दीजिए। फाइनल टाइम जो बोला उस टाइम पर भी टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए और इसको ग्राफ में टच कर दीजिए। टच कर दिया। अब देखिए जितना एरिया ये इनक्लोज हो गया, ये एरिया मैं थोड़ा सेट कर देता हूँ, पहचानने में ठीक रहेगा। तो ये जो एरिया है शेडेड एरिया, जितना एरिया इनक्लोज हो गया, गिर गया, यही एरिया इम्पल्स देगा। एंड सो इम्पल्स इक्वल टू शेडेड एरिया, जितना एरिया शेड कर दिया हमने, जितनी एरिया को हम लोगों ने शेडेड कर दिया, ये एरिया कैसे इनक्लोज किया, एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, कैसा भी ग्राफ हो, इनिशियल टाइम पर परपेंडिकुलर टाइम एक्सिस पर ड्रॉ करके ग्राफ में टच करिए। फाइनल टाइम पे टाइम वाली एक्सिस पर, टाइम एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ग्राफ में टच कर देंगे। जितनी एरिया ग्राफ ने टाइम एक्सिस के साथ गिवन टाइम में जितना इनक्लोज कर दिया, घेर दिया जितना एरिया, यही होगा इम्पल्स। नाउ अब निकालना है, आराम से एरिया निकाल लीजिए, लेंथ इनटू ब्रेथ। अब यहाँ से यहाँ की लेंथ क्या होगा, ग्राफ पर कोई भी वैल्यू ओरिजिन से पढ़ते हैं, यहाँ से यहाँ तक 6 है, यहाँ से यहाँ 2 है, तो फिर ये वैल्यू क्या होगा, 6 - 2 4 हो जाएंगे, इक्वल टू 4 इनटू, अब ये ब्रेथ निकालते हैं 0 20, तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा 20 इनटू हो गया 20। नाउ दिस इक्वल टू 80 न्यूटन सेकेंड। इस तरह से ग्राफ से आप आराम से इम्पल्स निकाल सकते हैं। और वहीं पर यदि हमें लीनियर मोमेंटम की मदद लेना पड़ गया कभी इम्पल्स निकालने के लिए, तो फिर वहां पर चेंज इन लीनियर मोमेंटम निकाल लीजिए, इम्पल्स मिल जाएगा। चलिए एक एग्जांपल ये भी हम ले लेते हैं। नाउ अ क्रिकेट बॉल ऑफ मास 0.1 kg is
thrown with a speed 10 meter per second and it is deflected by bat, deflected by bat at angle 60 degree from initial direction of its velocity if velocity of the ball has same magnitude after it is hit, then find the impulse imparted to the bat by the ball। अब हमें जो दिया गया है यहाँ पर टर्म्स, सोल्यूशन लेते हैं। इस मास ऑफ बॉल 0.1 kg, इनिशियल वेलोसिटी को यू लिख रहे हैं, तो मैग्नीट्यूड है 10 मीटर पर सेकेंड एंड इट इज डिफ्लेक्टेड बाय बैट्समैन बैट से मारा है, डिफ्लेक्ट किया है बॉल को एट एंगल 60 डिग्री फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से 60 डिग्री पर डिफ्लेक्ट किया गया बॉल को। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉल हैज सेम मैग्नीट्यूड आफ्टर इट इज हिट करने के बाद मैग्नीट्यूड बॉल का मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी जो है बॉल के, उसकी वैल्यू सेम है। दैट मीन्स की जो बाद की वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड भी 10 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बैट बाय द बॉल, बॉल से कितना इम्पल्स मिला बैट को, यहीं पर आपको बोल सकता है इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बॉल बाय द बैट, ये भी बोल सकता है। तो जैसा कि आपने पढ़ा है कि टू बॉडीज के बीच में जब फोर्स लगते हैं तो क्या होता है, एक पर फोर्स को एक्शन बोलते हैं, दूसरे पर रिएक्शन बोलते हैं। बाय न्यूटन थर्ड लॉ, बैट और बॉल दोनों पर इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होंगे, फोर्स के मैग्नीट्यूड तो सेम होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होंगे, क्योंकि बैट बॉल के बीच में एक्शन रिएक्शन फोर्स होगा जिनके मैग्नीट्यूड इक्वल डायरेक्शन अपोजिट होंगे। तो आप बॉल पर पहले निकालिए इम्पल्स, कैसे, बाय चेंज इन मोमेंटम ऑफ द बॉल। वही इम्पल्स बैट पे हो जाएंगे, ओनली डायरेक्शन देख लेंगे हम कि बॉल ने बैट पर किधर फोर्स लगाया, उधर की तरफ इम्पल्स हो जाएंगे बैट पर। निकालते हैं ना। अब इसके लिए फिगर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे और वेक्टर मेथड से, मोमेंटम है वेक्टर मेथड से सब्ट्रैक्शन करेंगे हम वेक्टर्स का। और फिर मैं बोलूँगा कि यदि आपको थोड़ा सा भी परेशानी हो वेक्टर में तो फिर जाइए यहाँ पर यूट्यूब पर हैशटैग ठाकुर सर डालिए स्मॉल लेटर में, आपको वेक्टर की प्लेलिस्ट मिलेंगे, उसमें पूरी वेक्टर पढ़ लीजिए अच्छे से। तब लेते हैं फिगर, ये है क्रिकेट बॉल, यहाँ से इसको फेंका गया, ये बॉल आया, इनिशियल वेलोसिटी इसका है u, वेक्टर फॉर्म में ले रहे हैं। अब इनिशियल जो मोमेंटम है इसके इनिशियल मोमेंटम को मैंने बोल दिया p1। अब ये बॉल जो है आया
हिट किया एक बैट को, दिस इज बैट, अब इसको मैं बोल रहा हूं बैट, ये बैट हो गया। अब यहां से डिफ्लेक्ट हुआ है बॉल 60 डिग्री पर फ्रॉम इनिशियल डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी के डायरेक्शन से 60 डिग्री के एंगल पर बॉल आपका डिफ्लेक्ट हुआ है इधर की तरफ। वेलोसिटी को भी बोल लेते हैं, मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन वेलोसिटी का इधर की तरफ हो गया, डिफ्लेक्ट हो गया 60 डिग्री पर, इनिशियल डायरेक्शन ये है वेलोसिटी का, उससे 60 डिग्री पर डिफ्लेक्ट हो गया। अब इधर की तरफ जो मोमेंटम है, इस मोमेंटम को भी नाम दे दीजिए, मोमेंटम इधर की तरफ P1 ले लिए हैं, इधर की तरफ P2 ले लेते हैं मोमेंटम को, ये वेलोसिटी दिखा दिया हमने, अब मोमेंटम दिखा दे रहे हैं, मोमेंटम इज P2। अब देखिए मैग्नीट्यूड मोमेंटम का क्या होगा, यहाँ लिख रहे हैं P1 इक्वल टू P2, क्यों, तो मास m u और v दोनों सेम हैं, या तो mu लिख लीजिए या mv लिख लीजिए, दोनों में से जो मर्जी हो लिख लीजिए। न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगा, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जैसा कि देख रहे हैं यहां से m इंटू यू मल्टीप्लाई करिए दोनों को, तो कितना होगा 1 हो गया, kg मीटर पर सेकेंड, kg मीटर पर सेकेंड, बट न्यूमेरिकल वैल्यू को हमेशा बाद में रखा करेंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू जल्दी जल्दी नहीं रखना है, तो कैलकुलेशन टाइम ले लेगा आपको। आइए अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इम्पल्स। इम्पल्स पहले हम बॉल पे निकालेंगे, क्योंकि हमें बॉल का मोमेंटम मालूम है, तो ऑन बॉल या इम्पल्स इम्पार्टेड टू बॉल इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम डेल्टा पी लिखा, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल। अब डेल्टा पी इक्वल टू क्या होगा, ऑफ बॉल का चेंज इन मोमेंटम। अब डेल्टा पी क्या होगा, डेल्टा पी इक्वल टू P2 वेक्टर माइनस P1 वेक्टर, चेंज इन मोमेंटम, बाद की मोमेंटम P2, पहले की मोमेंटम P1। नाउ माइनस करने के लिए वेक्टर मेथड से जो आप सीखे हैं, इसको प्लस के फॉर्म में लिखना होगा, P2 प्लस माइनस P1 लिखना होगा। चलिए लिख लिए, अब फिगर ड्रॉ कर लीजिए। अब यहाँ पर फिगर में हमें P1 को अपोजिट करना होगा, फिगर थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए, इसलिए इसको दोबारा ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये है P1 की डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में ड्रॉ करिए। मैं इसको डॉटेड कर देता हूँ जिससे कि आप पहचान लेंगे, ये हमने लिया P1 के इक्वल, लेकिन डायरेक्शन कर दिया P1 का अपोजिट। अब इस पॉइंट पर जहां पर बॉल हिट किया है, इस पॉइंट को मैं O बोल रहा हूं, ये पॉइंट O पर हमने P1 को अपोजिट ड्रॉ कर लिया, ये हो गया माइनस P1। सिमिलरली P2 को यहाँ से यहाँ पर ड्रॉ कर लीजिए, डिस्प्लेस कर लीजिए, शिफ्ट कर लीजिए, तो फिर ये हो गया P2 60 डिग्री का एंगल, 60 डिग्री का एंगल है ये। नाउ P2 को भी शिफ्ट कर लिया हमने, P2 वेक्टर, बाद की मोमेंटम। अब दोनों का रिजल्टेंट माइनस P1 P2 का रिजल्टेंट पैरेललोग्राम लॉ में यूज कर रहा हूं, तब इसके पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ करिए, ये ड्रॉ करा, फिर इसके पैरेलल लाइन यहां से ड्रॉ कर दीजिए, पैरेललोग्राम तैयार हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं पैरेललोग्राम बनाना, उसको आप बना लेंगे। पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया। अब पैरेललोग्राम लॉ से हमें पता है कि टू वेक्टर के टेल जहां मिलते हैं, यहां से डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब ये जो रिजल्टेंट होगा हमारा, इन दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट क्या है, डेल्टा पी, और डेल्टा पी क्या है, इंपल्स इम्पार्टेड टू बॉल, इंपल्स ऑन बॉल, ये हो गया डेल्टा पी। अब पैरेललोग्राम लॉ में जो R का फार्मूला है, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, तो R का फार्मूला डालिए यहाँ पर, तो R इक्वल टू रिजल्टेंट इक्वल टू, फार्मूला में ले चलिए रिजल्टेंट की, पैरेललोग्राम लॉ में जो फार्मूला है, तो R के जगह डेल्टा P इक्वल टू अंडर रूट ऑफ P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। वेक्टर की मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, एंड सो माइनस P1 नहीं करेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज पॉजिटिव,
प्लस 2 P1 P2 और दोनों वेक्टर के बीच के एंगल 60 डिग्री है एंड सो cos 60 डिग्री। नाउ सॉल्व करते चलिए। अब देखिए P1 P2 इक्वल है तो या तो दोनों का न्यूमेरिकल वैल्यू छोटा है तो रख लीजिए, नहीं न्यूमेरिकल वैल्यू कभी बड़ा रहे तो फिर सबके जगह पर सेम सिंबल यूज कर लीजिए। चलिए मैं भी पहले सेम सिंबल यूज करता हूँ क्योंकि सोल्यूशन कम टाइम में करने की भी एक हैबिट बनाना होता है। तो P1 स्क्वायर प्लस P1 स्क्वायर P2 इज इक्वल टू P1, सेम कर दिया सिंबल। 2 P1 इंटू P1 का स्क्वायर cos 60 डिग्री क्या होता है 1/2, 2 से 2 कट गए। नाउ दिस इज P1 स्क्वायर अंडर रूट 3 P1 स्क्वायर। नाउ दिस इक्वल टू अंडर रूट 3 P1। अब रख लीजिए वैल्यू 1.732 इंटू P1 की वैल्यू कितना है 1 तो 1.732। अब यूनिट kg मीटर पर सेकेंड। नाउ अब हम इम्पल्स लिख रहे हैं तो इम्पल्स ऑन बैट। अब बैट पर इम्पल्स, ये इम्पल्स बॉल पे निकल गया, चेंज मोमेंटम बॉल का है, बॉल पे निकला। अब जरा फील करेंगे यहीं से हम लोग जिस डायरेक्शन में चेंज मोमेंटम होगा जो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़े हैं F इक्वल टू dp/dt या फिर डेल्टा p मैं कर देता हूं पहचानने में थोड़ा इजी लगेगा, बाई dt के जगह डेल्टा t कर देता हूं, डेल्टा t। अब देखिए जिस डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज होता है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगता है। तब बॉल गया इधर, मैंने मिटा दिया है फिगर, बैट पर बॉल गया राइट की तरफ गया है तो बॉल ने हिट किया बैट को किधर राइट की तरफ, बैट पर फोर्स लगा किधर राइट की तरफ एंड सो इम्पल्स ऑन बैट, बैट पर जो इम्पल्स होगा उसका डायरेक्शन, तो दिस इज डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स ऑन बैट। अब ये डायरेक्शन हमें चाहिए, डायरेक्शन को कैसे निकालें, आप निकाल लीजिए डेल्टा पी का डायरेक्शन, ठीक है। तो यहां से हमें मिल जाएगा ये डायरेक्शन, तो कोई भी एक ले लें। ये है इनिशियल लाइन ऑफ वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का ये लाइन है, u का ये लाइन है, इनिशियल वेलोसिटी का ये लाइन है, ठीक है। ऊपर जो फर्स्ट फिगर है वहां देखिएगा, मैं मिटा दिया हूं, देखिए निकाल लीजिए कितना एंगल पर इम्पल्स है बैट पर। नाउ मान लीजिए कि एंगल हमारा अल्फा है तो फिर ये जो है वर्टिकली अपोजिट ये एंगल अल्फा होगा। अब पैरेललोग्राम लॉ में जैसा कि आप पढ़ रखे हैं, पैरेललोग्राम लॉ में tan अल्फा की फॉर्मूला, ठीक है, tan अल्फा की फॉर्मूला आप पढ़ रखे हैं, ठीक है। तो उससे हम निकाल लेंगे अल्फा, लेकिन पहले इम्पल्स ऑन बैट इसका मैग्नीट्यूड हम लिख लें। तो इम्पल्स ऑन बॉल जितना, क्योंकि जितना फोर्स होगा एक्शन उतना ही होगा रिएक्शन एंड सो जितना इम्पल्स बैट पे होगा उतना ही बॉल पे होगा। तो फिर बॉल पर आया है 1.732 kg मीटर पर सेकेंड, इसको हम लिख लेंगे न्यूटन सेकेंड। और अब हम डायरेक्शन ले रहे हैं इम्पल्स की, अल्फा एंगल निकालने जा रहे हैं, तो यहां से ले लेते हैं tan अल्फा। तो क्या होगा tan अल्फा इक्वल टू, पैरेललोग्राम लॉ को यूज कर रहे हैं तो tan अल्फा जो पैरेललोग्राम लॉ में वेक्टर ए वेक्टर बी लेकर सीखे थे, b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, जिसके साथ एंगल देखते हैं रिजल्टेंट का वो वेक्टर a सपोज करते हैं, तो फिर P2 हो जाएगा b के जगह पर P2 sin 60 डिग्री अपॉन P1 प्लस P2 cos 60 डिग्री। रखिए वैल्यूज, अब वैल्यूज 1 इंटू 60 डिग्री साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अंडर रूट 3/2, 1 नहीं लिख रहे हैं, फिर नीचे 1 प्लस 1 इंटू cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, अब ये 1 है, 1 इंटू नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, P2 1 है इस समय। अब cos 60 डिग्री क्या होगा 1/2, चलिए सॉल्व कर दीजिए, कितना आ रहा है अल्फा,
यहाँ से अल्फा निकल जाएंगे हमें, जैसे इक्वल टू √3/2, 2 + 1 3/2, 2/3, 2 से 2 कैंसल, √3 √3 1/√3। अब अल्फा इक्वल टू आ गया 30 डिग्री। अब देखिए जो इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है, बॉल की इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, उससे अल्फा एंगल पर बैक पर इंपल्स है, यानी कि 30 डिग्री पर इंपल्स है। तो फिर आप लिख देंगे अल्फा 30 डिग्री, दैट इज impulse on bat is at 30 degree from the initial direction of velocity of the ball। चलिए बच्चों, इम्पल्स हम लोग सीख लिए हैं। अब नेक्स्ट क्लास हम लोग जब मिलेंगे तो लीनियर मोमेंटम की कंजर्वेशन का काम करेंगे, ठीक है। वहाँ पर कोलिजन एंड सेपरेशन का काम करेंगे हम लोग। तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।